काम्या को कुछ दिन पहले ही संतान प्राप्ति हुई थी। संतान के रूप में उसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी और वह उसे लेकर अपने घर आ चुकी थी। काम्या की यह पहली संतान थी और उसके ससुराल में भी यह पहली संतान थी, इसलिए सब लोग बहुत खुश थे। काम्या का पति आलेख, उसकी सासू माँ, ससुर जी और काम्या की ननंद यानी कि बच्ची की बुआ सुगंधा सब बहुत खुश थे कि उनके घर में एक नई पीढ़ी का आगमन हो चुका है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर इधर कुछ दिनों से काम्या कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ी होती जा रही थी। ऐसे तो वह ठीक रहती थी, पर कभी कभी किसी बात को लेकर वह बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती थी और जब वह चिढ़ती थी तो बहुत ही अजीब व्यवहार करने लगती थी। आलेख से काफ़ी ज़्यादा लड़ने झगड़ने लगती थी, चीज़ें उठाकर फेंकने लगती थी और आलेख अगर उसे रोकता तो उससे धक्का मुक्की करने लगती, जिसकी वजह से उसके ससुराल में सब बहुत परेशान रहते थे कि आखिर काम्या कभी कभी इतना अजीब बर्ताव क्यों करने लगती है। खैर, इस बारे में जब डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर ने इसे सामान्य बात बताया और बोला यह पोस्ट प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं और बच्चा होने के बाद कई बार महिलाओं के मूड स्विंग्स होते हैं, जिसकी वजह से वह ऐसा व्यवहार करती हैं और चिड़चिड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बच्चा होने की वजह से शरीर में कमजोरी आई रहती है। ऊपर से बच्चे की देखभाल और माँ के शरीर में हार्मोन्स के हो रहे बदलाव की वजह से महिलाएं खुद के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती और उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से ऐसा हो जाता है। यह एक सामान्य सी बात है। महिलाएं कभी कभी बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगती हैं और यह कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। खैर, जब डॉक्टर ने ऐसी बात बोल दी तो काम्या के ससुराल में सबने तसल्ली की सांस ली। काम्या की सासू माँ काम्या का बहुत ख्याल रखती थी और आलेख भी काम्या का बहुत ख्याल रखता था। ननंद सुगंधा तो काम्या को अपना दोस्त ही मानती थी और हमेशा उसका हर काम करने को तैयार रहती थी। सुगंधा एक साइकियाट्रिस्ट थी और अभी उसका विवाह नहीं हुआ था। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा परिवार था काम्या का। खैर, दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन काम्या की बुआ सास काम्या की बच्ची को देखने के लिए आई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एकाएक किसी बात पर काम्या बहुत चिढ़ गई और उसका गुस्सा बेकाबू होने लगा। उसने चीज़ों को उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि थोड़ी देर के बाद काम्या शांत हो गई, लेकिन बुआ को यह बहुत ही अजीब सा लगा। बुआ ने अपनी भाभी यानी कि काम्या की सास से इस हरकत के बारे में बात की तो काम्या की सासू माँ ने बोला, हाँ, हमने भी इस पर गौर किया है, इसलिए डॉक्टर को भी दिखा दिया है। पर डॉक्टर का कहना है कि बच्चा होने के बाद कुछ महिलाओं को कभी कभी ऐसी दिक्कत हो जाती है जो कि कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन काम्या की बुआ सास की नज़रें जो देख पा रही थी वह काम्या की सास नहीं देख पा रही थी। काम्या की बुआ सास ने बोला, भाभी, तुम जो बोल रही हो वह बात सही है, लेकिन काम्या का व्यवहार सामान्य चिड़चिड़ापन का व्यवहार नहीं है, बल्कि मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। तुमने गौर किया काम्या कितनी दुबली पतली है, लेकिन जब वह गुस्से में थी और आलेख उसे संभाल रहा था तो उसने गुस्से में आलेख को इतनी जोर का धक्का मारा कि वह दूर जाकर गिरा, जबकि आलेख अच्छा खासा हट्टा कट्टा है। क्या तुम्हें लगता है काम्या जैसी दुबली पतली लड़की आलेख जैसे तगड़े लड़के को इतनी जोर से धक्का मार सकती है? काम्या की सास ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था, ना ही किसी और ने। बुआ ने फिर कहा, मुझे तो यह सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा है, बात कुछ और है। तुम किसी पंडित से काम्या को दिखाओ। लेकिन आलेख, सुगंधा और काम्या के सास ससुर ने साफ मना कर दिया। बोला, क्या दीदी, आप किस पुराने ज़माने में जी रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। आलेख और सुगंधा ने भी बोला, क्या बुआ, आप भी क्या बातें कर रही हैं? अपनी सोच को बदलिए, इस तरह की कोई बातें नहीं होती हैं। बुआ जी ने बोला, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। मुझे जो महसूस हुआ मैंने बोल दिया, आगे तुम लोगों की मर्जी। उसके बाद बुआ जी अपने घर चली गईं। लेकिन बुआ जी के कई बातें कहीं ना कहीं काम्या की सासू माँ के दिल में बैठ गई थी। अगली बार जब काम्या ने चिड़चिड़ाहट में ऐसी हरकत की तो काम्या की सासू माँ उसे बहुत ध्यान से देख रही थी और उन्होंने देखा कि सचमुच आलेख काम्या को संभाल नहीं पाता जब वह गुस्से में होती है, बल्कि काम्या उसे बिल्कुल दूर धकेल देती है। आलेख उसे बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाता।
आखिर काम्या के पास अचानक इतनी शक्ति कैसे आ जाती है कि वह आलेख जैसे हट्टे कट्टे मर्द को इतनी आसानी से दूर तक धक्का मार दे, जबकि वह खुद एक दुबली पतली सी लड़की है जिसके शरीर में अभी ज़्यादा ताकत भी नहीं है क्योंकि वह अभी माँ बनी है। आलेख ने भी इस बात पर गौर किया कि काम्या ऐसे तो सामान्य रहती है, लेकिन जब वह रौद्र रूप में आती है तो उसे संभाल पाना उसके बस की बात नहीं होती और उसकी ताकत के आगे आलेख की ताकत कम पड़ जाती है। आखिर काम्या के अंदर एकाएक इतना ताकत कहाँ से आ जाता है, यह बात आलेख को भी समझ में नहीं आ रही थी। पर वह कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि इन सब बातों में उसका कोई भी भरोसा नहीं था। पर बुआ जी के कहे का मतलब वह अच्छे से समझ रहा था। खैर, बुआ जी के जाने के बाद 2-3 बार और जब ऐसा ही हुआ तो काम्या की सास को थोड़ी चिंता हुई और उन्होंने अपनी ननद को फ़ोन लगाया और बोला, दीदी आपका बोला तो अब मुझे भी सही लग रहा है। कहीं काम्या के ऊपर किसी का साया ना हो। आप ही बताओ अब हम क्या करें, क्योंकि ऐसे तो काम्या बहुत अच्छा बर्ताव करती है पर कभी कभी बिल्कुल बेकाबू हो जाती है, जबकि पहले वह ऐसी नहीं थी, बहुत ही अच्छी थी हमारी बहू काम्या। पता नहीं बच्चा होने के बाद से उसे क्या हो गया है। बुआ जी ने बोला, यह सब तो मुझे नहीं पता, पर हाँ यहाँ मेरे ससुराल में एक पंडित जी हैं, बहुत ही पहुँचे हुए सिद्ध पंडित हैं। एक बार काम्या को लेकर उनके पास आओ, वही बता सकते हैं कि काम्या को क्या हुआ है। काम्या की सास ने जब इस बारे में अपने घर में बात की तो आलेख, सुगंधा और काम्या के ससुर जी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और वह बोले, हम इन दकियानूसी बातों को नहीं मानते। डॉक्टर ने बोला है कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता है तो डॉक्टर है ना इलाज करने के लिए। इन सब पचड़ों में मत पड़ो, नहीं तो अपना ही नुकसान है। लेकिन फिर भी काम्या की सासू माँ ने बहुत जिद की और बोला, एक बार पंडित जी से मिलने में हर्ज ही क्या है। कौन सा वो कोई जादू टोना करने वाले ओझा सोखा है, वह तो मंदिर के पुजारी हैं। ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्ति दी हुई है। वह पैसों के लिए यह सब कुछ नहीं बताते, बस लोगों का भला हो जाए इसके लिए बताते हैं। दीदी ने साफ बोला है कि यह उनका पेशा नहीं है, बस उनके पास ईश्वर की दी हुई दैवीय शक्ति है जिसकी वजह से वह अलौकिक शक्तियों को पहचान लेते हैं और उनका उपाय बता देते हैं। एक बार पंडित जी से मिलने में हर्ज ही क्या है। आलेख की माँ ने बहुत जोर डाला तो आलेख के घर वाले काम्या को लेकर बुआ जी के ससुराल पंडित जी से मिलने जाने को तैयार हो गए। लेकिन सुगंधा, जो कि एक साइकाट्रिस्ट थी, उसने कहा, मैं भी साथ जाऊंगी, जरा मैं भी तो देखूं पंडित जी क्या बोलते हैं, और अगर वह कुछ गड़बड़ करेंगे तो मैं साइकाट्रिस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छे से उनके ट्रिक को समझ जाऊंगी। कम से कम भाभी के साथ कुछ गलत तो नहीं होने दूंगी। खैर, सब लोग मिलकर बुआ जी के ससुराल गए और वहाँ से फिर पंडित जी से मिलने गए। पंडित जी काम्या को देखते ही बोले, हे भगवान, इस लड़की के ऊपर तो एक औरत का साया है जिसने इसे बुरी तरह से पकड़ रखा है, और इस औरत की रूह की वजह से ही यह इतनी ताकत से अपना गुस्सा व्यक्त करती है, और अगर उस रूह ने इसे नहीं छोड़ा तो इसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वह तो एक रूह है। शरीर तो आपकी बहू काम्या का है और इसके शरीर को वह धीरे धीरे खा रही है। यह सब कुछ सुनते ही काम्या के ससुराल वाले घबरा गए। लेकिन सुगंधा, काम्या की ननद, उसने बोला, ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी। पंडित जी ने बोला, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो बताओ, क्या तुम्हारी भाभी कभी कभी बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार नहीं करने लगती? क्या ऐसा नहीं लगता कि वह तुम्हारी भाभी नहीं कोई और औरत है? लेकिन सुगंधा कहाँ मानने वाली थी। उसने बोला, हाँ पंडित जी, आपकी बात सही है, लेकिन इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, जहाँ पर 2 पर्सनैलिटी एक शरीर में समाहित हो जाती हैं और समय समय पर दूसरी पर्सनैलिटी अपनी खुद की पर्सनैलिटी पर हावी हो जाती है और व्यक्ति ऐसा व्यवहार करने लगता है। हो सकता है भाभी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ हो। पंडित जी हंसते हुए बोले, बेटा, थोड़ी बहुत पढ़ाई तो मैंने भी की है और इतना तो मैं भी जानता हूँ कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। यह बहुत लंबे समय से मनुष्य के अंदर रहता है, तब जाकर इस तरह की स्थिति आती है कि उसकी दोनों पर्सनैलिटी एक दूसरे पर हावी होने लगे। शुरुआत में तो बस छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं। क्या तुमने ऐसा कुछ सुना है कि किसी को एकाएक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ हो और बिल्कुल सीवियर स्टेज में पहुंच गया हो, जैसे कि तुम्हारी भाभी?
अगर उन्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता ना, तो अभी वह बिल्कुल स्टार्टिंग के स्टेज में होता और तुम लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन नहीं, यह तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में है। और ऐसा कैसे हो सकता है? सुगंधा ने बोला, हो सकता है भाभी को पहले से ही प्रॉब्लम हो, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए हों। पंडित जी ने बोला, अपने मन को संतुष्टि देने के लिए तुम्हें जो बोलना है बोल सकती हो, और तुम तो साइकेट्रिस्ट हो ना, तो जाकर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की दवाइयाँ देकर अपनी भाभी का इलाज कर सकती हो तो कर लो। लेकिन इसे देखकर मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर अपनी भाभी की जान बचानी है तो उस साए को अपनी भाभी के ऊपर से उतारना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है तुम लोगों के पास, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए और सब लोग घर आ गए। सुगंधा ने घर में सबको बोला, इन सब बातों पर विश्वास मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भाभी का इलाज करूँगी, यह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप देखिएगा। और कुछ दिनों तक सुगंधा ने अपने तरीके से अपनी भाभी का इलाज किया, लेकिन स्थिति जो की त्यों बनी हुई थी। काम्या ऐसे तो सामान्य रहती थी, पर कभी कभी उसे बहुत बुरे तरीके के दौरे पड़ते थे, जिस वक्त वो पूरे घर को तहस नहस कर देती थी और उसे संभाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। यह सब देखते हुए काम्या के ससुराल वाले और काम्या के मायके वाले दोनों ही काफ़ी सहम चुके थे और बोले, अब हम और रिस्क नहीं ले सकते, अब जिसे जो बोलना है बोले, हम पंडित जी से ही काम्या का इलाज करवाएंगे। काम्या के माता पिता और सास ससुर दोनों ही इस बात के लिए तैयार थे। बस आलेख और सुगंधा इस बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन माँ बाप और सास ससुर दोनों के दबाव में आलेख काम्या का इलाज पंडित जी से करवाने को तैयार हो गया और फिर बुआ जी से बात करके पंडित जी को घर बुलाया गया। पंडित जी घर पर आए और बोले, क्यों सुगंधा बेटा, तुमने अपनी भाभी का इलाज कर लिया अपने ट्रीटमेंट से? सुगंधा के पास पंडित जी की बातों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बोला, पंडित जी, यह घर वालों का दबाव है, वह नहीं मान रहे, इसलिए आप ही भाभी का इलाज कीजिए। आज मैं भी देख लूँगी आपका बोला सच है या नहीं, और इस दुनिया में पारलौकिक शक्ति होती है या नहीं। पंडित जी बोले, बिल्कुल, जब तक किसी चीज़ का साक्ष्य न प्रस्तुत हो उसे मानना सही भी नहीं है। पंडित जी ने काम्या को अपने पास बिठाया और उसे अच्छे से देखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने आलेख को दुकान से कुछ चीज़ें लेकर आने के लिए बोला और फिर अपनी गणना करने लगे। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और बोला, बताइए, जिस वक्त काम्या की डिलीवरी हुई थी उस वक्त अस्पताल में क्या किसी औरत की मृत्यु हुई थी, किसी गर्भवती औरत की? तो सबने सोचना शुरू किया और सबको ख्याल आया कि यह बात पंडित जी को कैसे पता। जिस वक्त काम्या की डिलीवरी हो रही थी उसी वक्त एक और गर्भवती औरत की भी डिलीवरी हो रही थी, पर डिलीवरी के दौरान उस औरत की और उसकी होने वाली संतान दोनों की मृत्यु हो गई थी और उसी वक्त काम्या की डिलीवरी हुई थी। यह बात उन लोगों ने पंडित जी को बताई और बोला, हाँ पंडित जी, ऐसा बिल्कुल हुआ था। लेकिन आपको कैसे पता चला? उस वक्त अस्पताल में काफ़ी हल्ला भी मचा था उस औरत की मृत्यु से, तभी तो हमें भी पता चला था कि एक गर्भवती औरत की मृत्यु हो गई है, और ठीक उसी वक्त हमारी काम्या की संतान इस दुनिया में आई थी। पंडित जी बोले, बस यहीं पर गड़बड़ हुई है। जब उस औरत की मृत्यु हुई उसने अपनी संतान को देखा भी नहीं था और उसकी मृत्यु हो गई, और उसके साथ ही उसके संतान की भी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा तड़प कर रह गई थी अपनी संतान को गोद में उठाने के लिए, और साथ ही साथ उसकी संतान की मृत्यु भी हो गई थी। वह अभागी ना अपने जीवित संतान को गोद में उठा पाई, ना ही उसकी संतान को वह बचा पाई। अपनी संतान को देखने की तड़प लेकर उसकी आत्मा उसके शरीर से निकली थी और वह एक तड़पती हुई आत्मा थी। इसी बीच काम्या की बच्ची इस दुनिया में आई थी और उस बच्ची का रोना सुनकर वह आत्मा काम्या के शरीर में प्रवेश कर गई थी और अपने बच्चे की तड़प को शांत करने के लिए आज तक वह आत्मा काम्या के शरीर में ही है। और जब जब उसे अपने बच्चे की तड़प महसूस होती है वह काम्या के ऊपर हावी हो जाती है और इसी वजह से काम्या ऐसा व्यवहार करने लगती है। वह कोई बुरी आत्मा नहीं है, एक तड़पती हुई माँ की आत्मा है, लेकिन रूह तो रूह ही होती है। वह धीरे धीरे काम्या के शरीर को खोखला करती जा रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो काम्या ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। वह आत्मा काम्या को ख़त्म कर देगी और फिर किसी दूसरे शरीर को धारण कर लेगी, क्योंकि वह एक तड़पती हुई माँ की आत्मा है जो अपने संतान सुख से वंचित रह गई।
यह सब बातें सुनकर काम्या के माता पिता और ससुराल वाले सब कांप उठे कि यह क्या हो गया, अब क्या करें। इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने पंडित जी के हाथ जोड़ लिए और बोले, पंडित जी अब आप ही कोई उपाय बताइए, हमें इस मुसीबत से निकालिए। हमें हमारी बहू सही सलामत चाहिए और हमारी पोती भी हमें सही सलामत चाहिए। कहीं वह आत्मा हमारी बहू के साथ साथ हमारी पोती को भी नुकसान ना पहुंचा दे। यह बोलकर काम्या के सास ससुर और माता पिता रोने लगे। आलेख और सुकंधा भी यह सब बात सुनकर बहुत परेशान हो गए थे कि यह कैसे हो सकता है। पंडित जी ने बोला, अब जो होना था वह तो हो चुका, अब तो बालाजी सरकार ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस कलयुग में बजरंगबली ही हमारे रक्षक हैं जो ऐसी आत्माओं से हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। एक काम करो, तुम काम्या को लेकर बालाजी सरकार के पास जाओ और नारियल चढ़ाओ और उनसे प्रार्थना करो कि काम्या के ऊपर जो भी रूह सवार है उसे वह अपने पास रोककर मुक्ति प्रदान कर दे और काम्या को उस आत्मा से मुक्त कर दे और उस अतृप्त माँ की आत्मा को मोक्ष प्रदान कर दे। इसके अलावा कोई उपाय हमारे पास नहीं है। और हाँ, एक काम और करो, उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, शायद इसलिए वह काम्या के ऊपर हावी है, क्योंकि उसकी अंतिम क्रिया शायद सही ढंग से नहीं की गई है या कहीं कोई त्रुटि हुई है। तुम हॉस्पिटल से जाकर उस महिला के घर का पता करो और उसके घर वालों से मिलो और उन्हें सारी बात बताओ, शायद वह लोग अपनी त्रुटियां सुधार लें तो इस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। आलेख और उसके घर वाले इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने सब कुछ तुरंत करने का निर्णय लिया। सबसे पहले आलेख हॉस्पिटल गया, वहाँ से उस औरत के रिकॉर्ड निकलवाया और आलेख अपने घर वालों के साथ उस औरत के घर गया। वहाँ जाकर सारी बात बताई। उस औरत के घर वालों ने जब यह सब कुछ सुना तो वह भी घबरा गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमसे क्या त्रुटि हो गई। पहले तो उन लोगों ने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन फिर उन्हें भी ऐसा लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं यह बात तो सच है, क्योंकि कभी कभी उन्हें भी घर में बहुत ही भयावह अनुभव होते थे और उन्हें लगता था कि अपनी बहू की अंतिम क्रिया में उन्होंने कोई त्रुटि तो नहीं कर दी, लेकिन उन्होंने कोई भी त्रुटि नहीं की थी, सब कुछ ठीक से किया था। सब कुछ पता करने के बाद आलेख दोबारा पंडित जी से बोला, पंडित जी उन लोगों ने तो सब कुछ ठीक से किया है, अब मैं काम्या को लेकर बालाजी सरकार के पास जा रहा हूँ उनसे प्रार्थना करने। आप एक बार उस औरत के परिवार से मिल लीजिए, क्या पता आपको समझ में आ जाए कि उन्होंने क्या त्रुटि की है। एक बार औरत का घर देख लीजिए। तब तक मैं बालाजी जाकर बजरंगबली से अपनी काम्या और अपनी बच्ची की जान की भीख मांगता हूँ। आलेख और उसका परिवार काम्या को लेकर बालाजी सरकार के मंदिर की तरफ निकल पड़े और पंडित जी उस औरत के घर गए, क्योंकि पंडित जी के अंदर एक विशेष शक्ति थी जिससे वह पता लगा सकते थे कि वजह क्या है उस औरत की आत्मा के भटकने की और शांति नहीं मिलने की। जब पंडित जी उसके घर गए और वहाँ का वातावरण देखा और उसे महसूस करने की कोशिश की, तब उन्हें सब कुछ समझ में आने लगा और पंडित जी ने कहा, यह एक अतृप्त माँ की आत्मा है और अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। माँ का तो अंतिम संस्कार कर दिया गया है, पर क्योंकि छोटे बच्चों को ज़मीन में दफन किया जाता है, ना कि उसका कोई अंतिम संस्कार होता है, इसलिए माँ अपने बच्चे को ना जीते जी छू सकी और ना ही अंतिम समय में माँ अपने बच्चे के करीब ही रही। यही तड़प उसे आज तक मुक्त नहीं होने दे रही। उसकी अस्थियाँ भी गंगा में विसर्जित हो चुकी हैं, नहीं तो उससे भी कोई उपाय किया जा सकता था। एक काम अब हो सकता है, जिस जगह पर उस नवजात शिशु को दफन किया गया है वहाँ पर उसकी माँ की कोई निशानी को रख दिया जाए, ताकि उसकी माँ को ऐसा लगे कि वह अपने शिशु के पास है। शायद इससे उसकी माँ की आत्मा को मुक्ति मिल जाए, क्योंकि मुझे तो यही उपाय समझ में आ रहा है। और फिर बालाजी सरकार तो है ही सबकी रक्षा करने के लिए, लेकिन हमसे जो बन पड़ता है वह तो हम कर ही लें। पंडित जी की बात मानकर उस बच्चे की माँ के कपड़े को बच्चे को दफन करने वाली जगह पर ले जाकर थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया गया और ढक दिया गया और ऊपर से एक पौधा लगा दिया गया। उधर काम्या भी बालाजी सरकार के पास जाकर उनकी कृपा से ठीक हो गई थी, क्योंकि अब उसे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था और इधर बच्चे की माँ की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई थी। बालाजी सरकार के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो चुका था। अब काम्या भी घर आ चुकी थी और पूरी तरह से ठीक थी। उसका चिड़चिड़ापन पूरी तरह से गायब हो चुका था और उस दूसरी औरत के घर से भी वह नकारात्मक ऊर्जा जा चुकी थी, क्योंकि उसके बच्चे की आत्मा से उसका मिलन हो चुका था और बालाजी सरकार की कृपा से
दोनों माँ और बच्चे की आत्मा को मुक्ति भी मिल चुकी थी। आलेख और उसके घर वालों ने बुआ जी और पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और बोला, पंडित जी अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। पंडित जी हंसते हुए सुगंधा की ओर देखते हुए बोले, क्यों सुगंधा बेटा, तुम्हारी भाभी का मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तुम्हारी दवाइयों से तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन बालाजी सरकार के शरण में जाने से ठीक हो गया ना। जहाँ तुम्हारे विज्ञान की पढ़ाई खत्म होती है ना, वहाँ उस ईश्वर की अलौकिक पढ़ाई शुरू होती है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत, और जिसे आज तक ना कोई समझ पाया है। कहते हुए पंडित जी ने घर से प्रस्थान किया और सबने राहत की सांस ली।